आज आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 है बेटा 18 अगस्त 2021 की क्लास 9 के लिए, जिसका टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। ये पिछली वर्कशीट से हमारी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है। हमारे शरीर की, हमारे जीवन की जो मूलभूत क्रियात्मक इकाई है वो क्या है बेटा? कोशिका। यानी हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं और एक कोशिका इसे कैसे करती है? तो ये जीवन क्रियाएं होती क्या है, ये ज्ञान पूछ रहा है। तो जिज्ञासा दीदी आंसर देती हैं कि ज्ञान, जैसा कि तुम जानते हो कि किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। विशिष्ट लक्षण मतलब जैसे कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर जीवित है वो हमें कैसे पता चलेगा? हम देखते हैं उनके अंदर कुछ लक्षण कि वो वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, यानी अपने शरीर से जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। ऊर्जा के लिए भोजन खाते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे उनके लक्षण देखते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि वह जीवित है या अजीवित। तो ये सभी जो आवश्यक क्रियाकलाप हैं जीवन के, ये जीवन की क्रियाएं कहलाती हैं बेटे, और जो प्रत्येक कोशिका करती है। और ये कोशिकाएं कैसे करती हैं जीवन के क्रियाकलाप? अपने पदार्थों के आदान प्रदान द्वारा, ठीक है। तो प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, यानी हर एक कोशिका के अंदर कुछ उसके और पार्ट्स होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंदर और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, और ये कोशिकांग द्वारा ही ये कार्य करते हैं। तो कोई कोशिकांग का कार्य है श्वसन का, किसी का उत्सर्जन का, किसी का भोजन ग्रहण करने का कार्य है, ठीक है। तो अलग अलग कोशिका का अलग अलग कार्य होता है, यानी विशिष्ट कार्य होता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य होती है, ठीक है। तो एक कोशिका का जो बेसिक संरचना है उसमें ये 3 पार्ट्स होने बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देखेंगे। तो सबसे बाहर है प्लाज्मा झिल्ली, और उसके अंदर बीच में होता है बेटा केंद्रक। केंद्रक केंद्र में ही होगा, इसलिए इसका नाम केंद्रक, जो बीच में है। और केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो स्पेस है, खाली जगह, इसके अंदर एक द्रव्य होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। तो ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। यानी सबसे बाहर की लेयर जो है बेटा वो है प्लाज्मा झिल्ली, और सेंटर में है केंद्रक, और केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य होता है। तो ये बेसिक 3 चीज़ें तो हर एक कोशिका के पास होती ही हैं। अब ज्ञान पूछता है कि दीदी ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती क्या है और इसका क्या कार्य है? तो दीदी बताती कि हैं कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। अभी हमने देखा था कि जो कोशिका थी, इसके सबसे बाहर की लेयर जो है वो क्या कहलाती है बेटा? कोशिका झिल्ली। जो कि इसका कार्य क्या है? किसी भी चीज़ में सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या काम करती है? वो अंदर के जितने भी पार्ट्स होंगे उनको बचाने का काम करेगी, या फिर अपने अंदर या बाहर कुछ पदार्थों को आने जाने की परमिशन देगी, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली का यही कार्य है कि वो केवल ज़रूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम ये भी है। ज़रूरी पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या कोई भी पोषक तत्व है, जल है। तो इनकी मूवमेंट, यानी इनको अंदर या बाहर आने जाने की ज़रूरत होती है, तो ये कौन परमिशन देता है? कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर या आने जाने की प्रक्रिया को एक अलग से नाम दिया गया है, जिसे बोला जाता है विसरण या परासरण। तो पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। ज़्यादा सांद्रता और कम सांद्रता का क्या मतलब है बेटा? जैसे कि ये कोई 2 बर्तन रखे हुए हैं, तो अब इधर इस वाले बर्तन में थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी इस वाले बर्तन में थोड़े से कम प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको हमेशा क्या होगा फिर? जहाँ ज़्यादा चीज़ें रखी होंगी वहाँ से हम, जहाँ पर कम मतलब कम चीज़ें हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाई देंगी उसे हम बोलेंगे ज़्यादा सांद्रता वाला एरिया, और जहाँ कम है वहाँ कम सांद्रता।
तो हमेशा चीज़ें जो है वो मूव करती हैं या गति करती हैं ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विसरण। अब कोशिका झिल्ली से जल का विसरण जो है परासरण कहलाता है। ठीक है, जो विसरण हमने पढ़ा था जिसमें ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थ मूव कर रहा था, पर वो पदार्थ यदि जल है तो उसको, उस विसरण को हमने स्पेशल नाम दिया है। क्या नाम दिया है बेटा, परासरण दिया है। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव पड़ता है, और ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं, दैट कि अल्प परासरण दावी विलयन, सम परासरण दावी विलयन और अति परासरण दावी। ठीक है, तो अल्प का मतलब होता है कम, यानी विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होगा और कम कोई भी दूसरा अन्य पदार्थ होगा। तो जल की मात्रा अधिक होगी, वो किस में होगी, अल्प परासरण दावी में। ठीक है, और इसके कारण कोशिका फूलने लगेगी। और सम परासरण दावी में, सम का मतलब होता है एक समान, तो इसमें जल की जो सांद्रता है वो कोशिका के अंदर और बाहर दोनों तरफ समान होगी। और अति परासरण दावी में विलयन की जो सांद्रता है वो कोशिका की अपेक्षा कम होगी। ठीक है, तो इसके कारण जो कोशिका है वो सिकुड़ जाएगी। तो आप इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर सम परासरण दावी विलयन है जिसमें कोशिका फूल रही है या कम हो रही है। सम का मतलब होता है बेटा समान रहना। इसमें कोशिका के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जल की मात्रा बाहर और अंदर दोनों तरफ बराबर है। लेकिन अल्प परासरण दावी में आप देखेंगे कि कोशिका फूल गई है। इसका मतलब बाहर जल की मात्रा अधिक थी, जब जल की मात्रा अधिक थी तो जल अंदर की तरफ गति करने लगा और कोशिका फूल गई। और अति परासरण दावी में कोशिका जो है वो सिकुड़ गई है। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर जल की मात्रा ज़्यादा थी, जिसके कारण जल अंदर से बाहर की तरफ मूव किया और कोशिका सिकुड़ गई। अब बेटा यहाँ देखना है एक स्पेशल केस कि पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि कोशिका में 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे बाहर प्लाज्मा झिल्ली, अंदर केंद्रक और इसके बीच में कोशिका द्रव्य। ठीक है, लेकिन पादपों में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है बेटा जो कि बहुत ही हार्ड होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो अब इसकी कारण क्या चेंजेस हो रहे हैं कि पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित अतिरिक्त पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे कि जीव द्रव कुंचन कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीव द्रव कुंचन क्या कहलाता है। आप चित्र में देखें कि ये जो बाहर की ये परत आपको दिखाई दे रही है, ये है कोशिका भित्ति। और जब पानी यानी जल की गति अंदर की तरफ हुई तो इसका मतलब प्लाज्मा झिल्ली वो सिकुड़ने लगेगी। लेकिन क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वो कठोर है तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, तो इस कारण जो है कोशिका भित्ति, आप इस सेल में देखिए, ये अपनी जगह पर ही है, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली के साथ जो सेल के अतिरिक्त पदार्थ है वो अंदर की तरफ सिकुड़ गए। तो पादप के केस में इस जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीव द्रव कुंचन। अब प्रश्न नंबर 1 है कि कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है, ये हम देखते हैं कहाँ से। तो पहला उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर आने जाने देती है। ठीक है, यहाँ तक लिख दीजिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ तक भी कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक है बेटे। प्रश्न नंबर 2 है बेटा कि जीव द्रव कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, पादप से लेकर और यहाँ तक आप लिखेंगे और ये वाला चित्र आप बनाएंगे। ये चित्र आपको आपकी किताब में भी मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है। ये होता है बेटा कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा, कोशिका झिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। और लास्ट है, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दावी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों होंगे। तो अल्प परासरण दावी विलयन है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उत्तर नंबर 4 आप यहाँ से लिख देंगे पूरा यहाँ तक। ठीक है, और इसमें आप चाहेंगे तो ये वाला चित्र भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट पूरी कीजिएगा।